बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। डिस्प्यूट किसी और का, लड़ाई किसी और की, राइवल क्लेम्स किसी और के, कोर्ट कोई और जा रहा है, सूट कोई और फाइल कर रहा है। दिस इज वॉट इंटरप्लीडर सूट इज। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, बट इन इंटरप्लीडर सूट plaintiff has no interest in the subject matter of suit. How? There is no real dispute between plaintiff and defendant, but real dispute किनके बीच में है? Between defendants. Let's understand it by an example. Suppose आपने किसी से लोन लिया है और आपने उसको ये प्रॉमिस किया कि इस लोन की रिपेमेंट मैं आफ्टर 6 months कर दूंगा। इन द मीन टाइम क्या होता है कि जिसने आपको लोन दिया था उसकी डेथ हो जाती है। उसके 2 बेटे हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। आप लोन की रिपेमेंट करना चाहते हैं। मिस्टर एक्स का कहना है कि मेरे फादर ने मुझसे कहा था आपसे वो पैसे वापस लेने के लिए। मिस्टर वाई भी ऐसा ही कह रहे हैं। बोथ आर क्लेमिंग एडवर्सली टू वन अनदर ईच अदर। तो ये जो राइवल क्लेम्स हैं, नाउ यू आर कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू, किसको दें, किसको पे करें। देन यू फाइल एन इंटरप्लीडर सूट। हियर डिस्प्यूट इज नॉट बिटवीन यू एंड बोथ द सन, बट डिस्प्यूट इज बिटवीन बोथ द सन, बोथ द डिफेंडेंट्स। बट सिंस यू आर फाइलिंग द सूट, यू आर प्लेंटिफ। जिसने सूट फाइल करा वो प्लेंटिफ है, और सूट इसलिए फाइल करा कि इन दोनों में से किसको पैसे मैं दूं, इसको कोर्ट कौन डिसाइड करेगा? इसको मैं डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये कोर्ट डिसाइड करेगी। और कोर्ट को डिसाइड करने के लिए इंटरप्लीडर सूट फाइल किया गया। ये सेक्शन 88 ऑफ सीपीसी एंड ऑर्डर 35 ऑफ सीपीसी रिकॉग्नाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्लीडर सूट। व्हाट सेक्शन 88 ऑफ सीपीसी सेज? Where 2 or more person claim adversely to one another any debt, any sum of money, any property, either movable or immovable, from another person who is not claiming any interest in that property, in that debt, except other than charges and cost. Plaintiff जिसने इंटरप्लीडर सूट फाइल करा है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट में। उसका बस इंटरेस्ट है कि जो चार्जेस और कॉस्ट अगर कुछ लगा है उसको मेंटेन करने में तो वो उसको पे कर दिया जाए। बट ही इज इन सर्च ऑफ राइटफुल क्लेमेंट। तो राइटफुल क्लेमेंट को सर्च करने के लिए, राइटफुल क्लेमेंट के लिए जो सूट फाइल किया जाता है वही इंटरप्लीडर सूट होता है। यहां पर सेक्शन 88 एक और बात कहती है कि अगर उन दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है, दोनों डिफेंडेंट्स के बीच का जो डिस्प्यूट है, उसके लिए अगर कोई सूट, उस पॉइंट को डिसाइड करने के लिए अगर कोई सूट पेंडिंग है किसी कोर्ट में, किसी और कोर्ट में वो पेंडिंग है, या किसी भी कोर्ट में वो पेंडिंग है, तो उस केस में इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं किया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी उस राइट को डिसाइड करने के लिए, सपोज अगर टाइटल को लेकर के है, मान लीजिए आप एक ऐसी प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं जिसका रेंट आपको देना है, यू आर अ टेनेंट, लेकिन आप रेंट किसको दें? यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्डर 35 ये कहती है, ऑर्डर 35 जो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करती है वो ये कहती है कि टेनेंट एंड एजेंट मे नॉट फाइल इंटरप्लीडर सूट, बट अगर उस केस में जहां पर कि लैंडलॉर्ड इज नो मोर, और लैंडलॉर्ड जिसके साथ जो उनके बच्चे हैं, जो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, सपोज 2 बच्चे हैं, अगर वो दोनों ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी पार्टीशन में मेरे हिस्से में आई है, आप मुझे रेंट दीजिए, दूसरा कह रहा है कि ये विल करके मुझे दिया गया है, आप मुझे पे कीजिए, तो इस केस में आपको राइटफुल क्लेमेंट तो सर्च करना पड़ेगा कि हु इज द राइटफुल क्लेमेंट। तो ये जो सर्च करने के लिए आपने फाइल करा, वो सूट फाइल करा, वो दैट इज इंटरप्लीडर सूट। अब अगर उन दोनों के बीच में, उन दोनों डिफेंडेंट्स के बीच में जो ये डिस्प्यूट है टाइटल को लेकर के, ओनरशिप को लेकर के, अगर इसको ये पेंडिंग है किसी कोर्ट में, तो उस केस में इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। यहां पर एक पॉइंट और बता दूं जो कि ऑर्डर 35 रूल 1 कहती है कि प्लेंटिफ
और किसी भी डिफेंडेंट्स के बीच में कोई कॉल्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई साठ गांठ नहीं होनी चाहिए कि एक डिफेंडेंट कह रहा है चलो उसको पता है कि प्रॉपर्टी में उसका राइट तो है नहीं, उसका टाइटल है नहीं, लेकिन दूसरे को परेशान करने के लिए कि तुम इंटरप्लीडर सूट फाइल कर दो, प्लेंटिफ ने इंटरप्लीडर सूट फाइल कर दिया और बाद में जो डिसाइड होगा मुझे कमीशन दे देना। तो ऐसे कोई कॉल्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लेंटिफ को जब वो इंटरप्लीडर सूट फाइल करता है तो ऑर्डर 35 रूल 1 ये कहती है कि प्लेंट में ये क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए कि आपका कोई कॉल्यूजन नहीं है किसी डिफेंडेंट के साथ। आप जो ये क्लेम कर रहे हैं इसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लेंटिफ को ये क्लियरली लिखना होता है कि प्लेंटिफ हैज नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। प्लेंटिफ इज ओनली इन सर्च ऑफ राइटफुल क्लेमेंट। अब कोर्ट क्या करती है? कोर्ट के पास मामला जब जाता है, कोर्ट कहती है अब प्लेंटिफ का तो कोई लेना देना है नहीं। सपोज मान लीजिए कि कोई सामान है, कोई ज्वेलरी बॉक्स है या कोई रेंट है, तो वो तो कोई या कोई डेट है, तो वो तो कोर्ट में वो रख देगा, कोर्ट की कस्टडी में डाल देगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो कोर्ट की कस्टडी में नहीं देगा, जैसी कोर्ट की डायरेक्शंस होगी उसको फॉलो करेगा। लेकिन अगर इस केस में अगर कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ का इस सूट की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें बने रहना जरूरी है, तो वो प्लेंटिफ को इन्वॉल्व करेगी। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो प्लेंटिफ सपोज उसके पास उसका जो डेट है, जो रेंट है, वो कोर्ट में जमा करा करके वो प्लेंटिफ डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी सारी लायबिलिटी से। अब जो डिफेंडेंट्स बचे उनके बीच में मामला डिसाइड होगा। अगर उनके बीच में जो क्योंकि रियल डिस्प्यूट है बिटवीन डिफेंडेंट्स, नॉट बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स। अगर प्लेंटिफ डिस्चार्ज हो गया तो उन डिफेंडेंट्स में से ही कोई प्लेंटिफ हो जाएगा। जहां कोर्ट को ऐसा लगता है कि एविडेंस या एडमिशन ऑफ द पार्टीज ये सफिशिएंट है टाइटल को डिसाइड करने के लिए, टाइटल ऑफ द थिंग को डिसाइड करने के लिए, वहां तो कोर्ट डिसाइड कर देती है। और जहां ऐसा नहीं है वहां प्लेंटिफ को लायबिलिटी से डिस्चार्ज करके जो डिफेंडेंट्स हैं, जो क्लेमेंट्स हैं, उनको ही इन एडिशन टू और इन ल्यू ऑफ ओरिजिनल प्लेंटिफ, इन एडिशन टू और इन ल्यू ऑफ दोनों वर्ड यूज किया गया है ऑर्डर 35 में, इन एडिशन टू और इन ल्यू ऑफ। जहां प्लेंटिफ कई केसेस में प्लेंटिफ इंटरप्लीडर सूट में वो पार्ट बना हुआ रह सकता है, कई केसेस में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और जो डिफेंडेंट है वही उनमें से ही कोई ओरिजिनल, उनमें से ही कोई वो प्लेंटिफ हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरप्लीडर सूट फाइल करते हैं। और सेक्शन 88 और ऑर्डर 35 इनमें जो कंडीशंस दिए गए हैं उनको फुलफिल करना होता है इंटरप्लीडर सूट के लिए। यहां पर लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ट्रिक बता दूं, वो याद रख सकते हैं। ऑर्डर 35 3 + 5 8 सेक्शन 88, क्योंकि ये जुडिशियरी के एग्जाम्स में ये आते हैं क्वेश्चंस। अब मैं इंटरप्लीडर सूट को जो एग्जाम पर्पज से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हाउ टू रीड बेयर एक्ट, बेयर एक्ट को कैसे पढ़ें ताकि प्री के जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व हो जाए और जो मेंस के क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व कर सकें आप। तो जैसे सेक्शन 88 ऑफ सीपीसी ये इंटरप्लीडर सूट को एक्सप्लेन करती है। 2 और मोर पर्सन्स, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करा कि 2 या 2 से अधिक डिफेंडेंट्स भी हो सकते हैं, सेम डेट्स के लिए, सम ऑफ मनी के लिए या दूसरी प्रॉपर्टी के लिए, आइदर मूवेबल और इमूवेबल, क्योंकि ये आता है इसमें कौन कौन से इंटरप्लीडर सूट कौन किस किस थिंग के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। फ्रॉम अनदर पर्सन, ये अनदर पर्सन कौन है? प्लेंटिफ है, जिसने की सूट फाइल करा है लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन, ही इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट। प्लेंटिफ इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट। तो इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे बेयर एक्ट को तो आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। प्रोविजो क्या कहता है कि अगर कोई सूट पेंडिंग है जिसमें कि राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज कैन बी प्रॉपरली बी डिसाइडेड, नो सच सूट ऑफ इंटरप्लीडर शैल बी इंस्टीट्यूटेड, नो सच सूट ऑफ इंटरप्लीडर शैल बी इंस्टीट्यूटेड। नाउ कम टू ऑर्डर 35। ऑर्डर 35 रूल 1 क्या कहता है? प्लेंट कैसा होगा? प्लेंट में प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट सेवरली, और थर्ड पॉइंट है देयर इज नो कॉल्यूजन, जैसा कि मैंने डिस्कस करा था कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स के बीच में कोई कॉल्यूजन नहीं होना चाहिए। पेमेंट ऑफ थिंग क्लेम्ड इनटू कोर्ट, वो कोर्ट की कस्टडी में छोड़ जाएगा।
ऑर्डर 35 रूल 3 समझने, रूल 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल 3 में क्या है कि अगर डिफेंडेंट्स ने, वेयर डिफेंडेंट इज सुइंग प्लेंटिफ, अगर डिफेंडेंट ने ऑलरेडी प्लेंटिफ को स्यू कर रखा है, कोई केस फाइल है, तो वो जो केस है वो स्टे हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? स्टे हो जाएगी आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरप्लीडर सूट बाय इनफॉर्म स्टे द proceedings as against him and his costs in the suit so stayed may be provided for in such suit। तो जिस भी कोर्ट में वो सूट है अगेंस्ट द प्लेंटिफ इज पेंडिंग, उस सूट को स्टे कर दिया जाएगा। ऑर्डर 35 रूल 4 ये कहती है कि क्या प्रोसीजर होगा फर्स्ट हियरिंग में। फर्स्ट हियरिंग में प्रोसीजर यही होगा कि अगर प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ऑल लायबिलिटी से, अगर कोर्ट को लगता है कि जस्टिस और कन्वीनियंस सो रिक्वायर, देन रिटेन ऑल पार्टीज अंटिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। जहां कोर्ट को यह लगता है कि नहीं, एडमिशन ऑफ द पार्टीज या एविडेंस से सफिशिएंट है, तो वो एडजुडिकेट कर देगी टाइटल को। जहां पर ऐसा नहीं लगता है, एडमिशन ऑफ द पार्टीज डू नॉट एनेबल द कोर्ट टू सो डू, तो फिर वो डिफेंडेंट्स में से किसी को प्लेंटिफ बनाएगी। वो एनी क्लेमेंट बी मेड अ प्लेंटिफ इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्लेंटिफ। और पॉइंट नंबर 5 इज एजेंट्स एंड टेनेंट मे नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लेडर सूट, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा अपनी डिस्कशन में। इसमें 2 एग्जाम इलस्ट्रेशंस इसमें आए हैं ऑर्डर 35 में। इन दोनों इलस्ट्रेशंस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इलस्ट्रेशन ए ये कहता है कि ए एक बॉक्स ऑफ ज्वेल्स जो है वो बी के साथ डिपॉजिट करता है एज हिज एजेंट, और अब सी एक जो थर्ड पार्टी है, सी कहता है कि ए ने रॉन्गफुली लिया था, रॉन्गफुली ऑब्टेन करा था ज्वेल्स को, ज्वेलरी बॉक्स को ए से। तो वो कहता है बी से कि मुझे ज्वेलरी बॉक्स दे दो। तो इसके लिए क्या बी इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकता है ए और सी के अगेंस्ट? तो आंसर इज नो, बी कैनॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लीडर सूट। बट सेम पॉइंट्स पर, सेम फैक्ट्स में अब देखते हैं कि अगर ये जो ए ने डिपॉजिट करा ज्वेलरी बॉक्स एज हिज एजेंट टू बी, अब उसके बाद वो सी को ये लिखता है कि सिक्योरिटी के लिए ये ज्वेल जो दिया गया है, ये ज्वेल बॉक्स जो डिपॉजिट किया गया, ये सिक्योरिटी है एक डेट के लिए, एक कर्ज के लिए जो कि ड्यू है उससे। बाद में ए ये कहता है कि उसके बाद ये ए कहता है कि हमने सी का जो डेट है, सी का जो लोन है वो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन सी कहता है नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो अब दोनों ही ज्वेलरी बॉक्स बी से क्लेम करते हैं। इस केस में वेयर बोथ आर क्लेमिंग, बोथ ए एंड सी बोथ क्लेमिंग ज्वेलरी बॉक्स फ्रॉम बी, तो इस केस में बी इंस्टीट्यूट कर सकता है इंटरप्लीडर सूट अगेंस्ट ए एंड सी। बट इन द फर्स्ट केस वेयर सी एलिज्ड दैट ज्वेलरी बॉक्स was wrongfully obtained from him by A, तो उस केस में इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता है। ये क्लियर होना चाहिए। तो इससे आप ये जो ऑर्डर 35 है और सेक्शन 88 इनको आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप कोई भी क्वेश्चन इंटरप्लीडर सूट से जो एग्जाम्स में आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू मेमोराइज सीपीसी बाय बर्निंग मिडनाइट ऑयल। कोई जरूरत नहीं है याद करने की। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है, उसको समझ लिया है, बेयर एक्ट को थॉरोली गो थ्रू करा है, तो आप एग्जाम में आइदर इन प्री और इन मेंस आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।